Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. अब हम आते हैं जो आज का डे का टॉपिक भी है वो है टेस्ट एट टर्म के बारे में। सो टेस्ट इज बेसिकली जो हम लोग बनाते हैं क्वेश्चनर होता है, टेस्ट क्वेश्चनर विच कंटेन द कंटेंट रिलेटेड टू क्वेश्चंस टू असेस द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट। अगर किसी भी स्टूडेंट्स की एबिलिटी को हम असेस करते हैं तो उसके लिए ऑफ कोर्स जो हमने कल बात की थी कि डिफरेंट तरीके के हम क्वेश्चंस बनाते हैं जो टेस्ट क्वेश्चनर होता है, तो उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो उसके लिए जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं, हमने काफ़ी सारे पढ़े थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, CRQ, ERQ एंड रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन। सो सच क्वेश्चंस है हमने स्टेटमेंट फॉलोड बाय मल्टीपल ऑप्शंस, ओनली वन आइटम इज द करेक्ट आंसर। सो जैसे मैं कहता हूँ चूज द करेक्ट सेंटेंस, she written a letter, she is written a letter, she wrote a letter, yeah, she is written a letter. So which one is right option? तो यहाँ पे आपके पास स्टेम है, मतलब कि एक जो है आपके पास स्टेटमेंट होगी, उसके बाद डिफरेंट उसके ऑप्शन आएंगे, उसमें एक करेक्ट ऑप्शन होगा, बाकी उसके डिस्ट्रैक्टर्स होंगे जो सही ऑप्शंस नहीं होंगे, तो उसको हम डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पैटर्न आ जाता है। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन आता है दैट इज एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस आते हैं। कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जिनको हमें सिर्फ वेरी ब्रीफली जवाब देना होता है कि वेयर रिस्पांसेस कुड बी इन अ वर्ड और अ फ्यू सेंटेंसेस में होता है। जस्ट आप जो हमारे पास CRQs आते हैं वो जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं जो बिल्कुल आपको देने, जैसे साथ कवर्ड 15% ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर, हाउ मच डिस्टेंस ही कवर्ड। तो इसका जवाब जो भी आएगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हमारे पास CRQs में आ जाते हैं जिसको हम शॉर्ट क्वेश्चंस कहते हैं, या जैसे हम कहते हैं डिफाइन क्लाइमेट, तो बच्चा सिर्फ उसको क्लाइमेट को डिफाइन करेगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आप देख लें, ये CRQs में आ जाते हैं। तो ये उसके बाद CRQs जो हैं आपके पास क्लियरली टेल द स्टूडेंट्स व्हाट दे हैव टू डू और व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। ठीक है, तो ये आपके कैर्स करने आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, गिव शॉर्ट आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन, इस तरह के जैसे व्हाट डू यू नो अबाउट वाटर साइकिल, राइट डाउन द प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल, व्हाट इज केमिस्ट्री, डिफाइन केमिस्ट्री, मेक सेंटेंसेस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो ये सारी चीज़ें आपके जैसे CRQ शॉर्ट क्वेश्चंस में ये हमारे पास आते हैं जो हम डिस्कस भी करते हैं कि 153 participants are in class। सॉरी हमारे पास अटेंडेंस उतनी है नहीं। जी ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके आ जाते हैं आपके CRQs में। इसमें कुछ रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनमें आप लिमिट्स लगा देते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको पता है कि बस बच्चा इसी के अंदर रह कर जो जवाब दे सकता है। सो एक्सपेक्टेड आंसर्स आपके उसकी प्री डिटरमाइंड होते हैं या उसके प्री डिटरमाइंड आंसर्स होते हैं, मतलब कि आपको पता है कि ये चीज़ है होगी तो इसका पहले से आपको जवाब पता होगा, तो वो खुद लिख सकता है। जैसे मैं कहता हूँ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कब पैदा हुए, तो वो वहाँ पे जो है आप बच्चा प्री डिटरमाइंड आंसर होगा, तो वो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। तो इसी तरह जिसमें वन वर्ड सेंटेंस या सिर्फ एक ही पैराग्राफ होगा मगर वो प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन आंसर होगा उसका, वो क्लोज एंडेड होते हैं, उसको हम रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चन कहते हैं। मे बी मोर देन वन पॉसिबल आंसर हो सकता है। जैसे मेक सेंटेंसेस, लिस्ट 5 नाउन्स, तो नाउन के 5 जो है वो जो लिखें, नाउन्स लिखें, तो ये प्री डिटरमाइंड इनके आंसर्स भी होते हैं और रिस्ट्रिक्टेड होते हैं। बच्चे सिर्फ 5 ही तक लिखेंगे, इससे ज़्यादा ना कम लिखेंगे, जो मार्किंग होगी वो 5 तक ही होगी। ठीक है, तो ये होते हैं उसके जैसे रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चन में कहते हैं कि ज़ैद कवर्ड 10% ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ 40 किलो, हाउ मच डिस्टेंस ही डिड ही कवर। तो ये रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चन है, उसको जवाब यहाँ पे ही आपको गिवन है, इसका आपको आंसर प्री डिटरमाइन करना है कि इसका जवाब क्या होगा। टीचर पहले इसकी की बना दे। वेन फर्स्ट मैन स्टेप्ड ऑन मून, मून पे पहले किसने जो है वो कदम रखा था, तो ये पहले से प्री डिटरमाइन इसका जवाब भी होगा। तो ये होते हैं रिस्ट्रिक्टेड क्वेश्चंस। वेयर इज बादशाही मस्जिद, तो मास्क कहाँ पे, मेक सेंटेंस ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, डिफाइन आयोनिक बॉन्ड, इसको डिफाइन करें। तो ये इस तरह के एटम्स, दीज आर कॉल्ड द रिस्ट्रिक्टेड रिस्पांस क्वेश्चंस कहलाते हैं एंड दीज आर द वेरियस। उसके बाद हमारे पास ERQs आते हैं जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि ERQs आर एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चंस। दीज आर द लाइक ऐसे टाइप क्वेश्चंस आर मोर देन यू कैन राइट दी इन मोर देन 3 सेंटेंसेस आर आपके जो आंसर्स होंगे।
क्वेश्चंस वेयर रिस्पॉन्सेज आर इन डेप्थ और डिटेल्ड होते हैं। मोस्टली आपने ऐसे क्वेश्चंस देखे होंगे, टॉप पे लिखे होते हैं, जैसे ऐसे दिया जाता है राइट डाउन, जैसे हम कहते हैं राइट अ लेटर टू योर फादर, आप उसको आप ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में बताएं, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बताएं, ठीक है। या जैसे हम शुरू में आप देखें कि वहाँ पे ऐसे आते हैं कि आप डिफरेंट ऐसे लिखें, हॉर्स के ऊपर लिखें, कायदे मोहम्मद, अब वो डेप्थ होते हैं बच्चे के, वहाँ पे ओपिनियंस होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर ब्रदर मैरिज। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो हम लिखते हैं दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन होते हैं, ERQs होते हैं, जस्ट लाइक ऐसे टाइप आइटम्स होते हैं, ठीक है। वाई MCQs आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो ये बहुत सारे इनकी इंपॉर्टेंस है। तो अब आपके एक सिंपल में असाइनमेंट आपको देता हूँ यहाँ पे कि आपको क्या करना है कि कोई भी 2 SLOs आप सिलेक्ट करेंगे बुक में से, या आप नोट कर लें, सिलेक्ट एनी 2 SLOs फ्रॉम देयर बुक। आप कोई भी बुक सिलेक्ट करें, आप साइंस मैथमेटिक्स लैंग्वेज में से, एंड कंस्ट्रक्ट MCQs अकॉर्डिंग टू द कोग्निटिव लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, SLO। तो अब SLO को पढ़ें कि ये किस लेवल का जो है, वो पहले तो आइडेंटिफाई कर लें कि ये किस लेवल का जो है वो SLO है, वो रिमेम्बरिंग का है अंडर। फिर उसके बाद जो है आप MCQs भी उस तरह से बनाएं कि ये उस बच्चे से वही चीज़ रिफ्लेक्ट हो कि कॉग्निटिव या रिमेम्बरिंग का हो। तो ये 2 SLOs आप सिलेक्ट करेंगे बुक में से, साइंस का हो, मैथमेटिक्स का हो, लैंग्वेज का हो, किसी का भी। तो वहाँ से उनको आप कंस्ट्रक्ट करेंगे MCQs अकॉर्डिंग टू द कॉग्निटिव लेवल ऑफ द SLO। SLO की जो SLO की नेचर है वो आपको समझ आ जाएगी कि ये ब्लूम टैक्सोनॉमी के किस लेवल का है, आइदर नॉलेज का है, रिमेम्बरिंग का है, एप्लीकेशन है। तो उसके उस हिसाब से, जैसे मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ का ऑप्शन आता है, सॉल्व का ऑप्शन आता है, तो आप SLO को पढ़कर फिर उस तरह से आप MCQs बनाएंगे। वहाँ पे लिखा होता है कि भाई आप जो है वो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू व्हाट, तो इसको लिखेंगे सॉल्व 2 इंटू 2 प्लस 2, इसका जवाब क्या आएगा। तो आप ऐसे लोगों को पढ़कर फिर जो है आप इसी तरह आप जो है अपने MCQs बनाएं 2, ये आपको लिख दे सबमिट करने होंगे। सो मल्टीपल चॉइस ये आपके असाइनमेंट है, सिंपल होमवर्क है आपके लिए। ये आप बनाकर फिर जो है वो कल वहीं पे ही पोस्ट करेंगे, मैं पूछूंगा आपसे। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रेजेंट्स अ प्रॉब्लम इन द स्टेम, आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है स्टेम में ऑफ द एटम, क्योंकि ये एटम्स, इनका क्वेश्चंस को हम एटम ही अभी कहते हैं आजकल के दौर में, या इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। एंड रिक्वायर्स एग्जामिनी टू सिलेक्ट द राइट आंसर और ऑप्शन। ऑफ कोर्स MCQs में क्या होता है, एक स्टेटमेंट होती है, उसके नीचे 4 ऑप्शन होते हैं या 3 ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक करेक्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। बाकी जितने भी होते हैं वो इनकरेक्ट ऑप्शन होते हैं। द ऑप्शन कंसिस्ट ऑफ 1 करेक्ट एंड 2 और मोर डिस्ट्रक्टर्स। डिस्ट्रक्टर्स क्या है, डिस्ट्रक्टर्स आर कॉल्ड दी बेसिकली इनकरेक्ट ऑप्शंस। जो इनकरेक्ट ऑप्शंस होते हैं, व्हिच वन इज कॉल्ड, दीज आर इनकरेक्ट ऑप्शंस आर कॉल्ड द डिस्ट्रक्टर्स, ठीक है। सो जस्ट लाइक दिस इज एनाटॉमी ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के दिस इज स्टिमुलस। स्टिमुलस में आपकी कोई भी एक आप स्टेटमेंट दे रहे, एक पैराग्राफ है, कोई पिक्चर है, कोई भी चीज़ आप दे रहे हैं बच्चों को, उस एरिया को हम कहते हैं, उस पार्ट को हम कहते हैं MCQs के अंदर स्टिमुलस। जैसे आपने काफ़ी ऊपर पैराग्राफ दिए जाते हैं, पैराग्राफ दे के फिर उनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड स्टिमुलस, ठीक है। या कोई पिक्चर ऊपर देके फिर उनमें से कोई क्वेश्चंस आप पूछते हैं MCQs के, फिर आप क्या कहते हैं, एक स्टेटमेंट लाइन होती है, आपके स्टेटमेंट होती है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड स्टेम, लीड इन, इसको हम कहते हैं, ठीक है। बाकी इसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं या अल्टरनेटिव्स होते हैं, ऑप्शंस भी कहते हैं और अल्टरनेटिव्स। ऑप्शंस में आपके पास 40, 80, अब इनमें से जी SLO स्टैंड फॉर द स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास डिस्ट्रक्टर्स वो हैं, डिस्ट्रक्टर्स आर व्हाट, डिस्ट्रक्टर्स वो जो इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शंस होंगे। की क्या होगी कि दैट व्हिच वन इज अ राइट ऑप्शन, जैसे टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी, तो बिटवीन द 20 एंड 60 इज अ राइट ऑप्शन, तो दिस वन इज एक्चुअली कॉल्ड द की, एंड all 3 options are called the distractors, where this statement is called the problem is called stem। बाकी अगर कोई सिनेरियो, कोई सिचुएशन आप बच्चे को देकर उनसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दैट वन इज पार्ट इज कॉल्ड द स्टिमुलस। तो ये MCQs के जो है डिफरेंट पार्ट्स आते हैं, या इनको हम कहते हैं डिफरेंट जो है एनाटॉमी है आपके MCQs किस तरह लिखे जाते हैं, ठीक है। सो इसमें आप स्टिमुलस, स्टेम, ऑप्शन, की एंड डिस्ट्रक्टर्स, इट्स वेरी क्लियर। जस्ट लाइक दिस वन इज कॉल्ड द स्टेम, व्हाट विल यू डू first if the electronic appliance in your office is on fire,
तो आप लोग क्या करेंगे? अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस फायर पे हैं तो ये आपके एक प्रॉब्लम है। तो इसको हम कहते हैं स्टेम। फिर उसके अंदर कुछ ऑप्शंस होंगे, अल्टरनेटिव्स होंगे। ए आप डायल करेंगे 1112 के अंदर, या रिपोर्ट करेंगे टू द पर्सन कंसर्न, एवैक्यूएट करेंगे, भागेंगे वहाँ से, या स्विच ऑफ करेंगे पावर। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे। ठीक, अब इनमें से कोई भी आप जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसमें काफ़ी सारे आपको जो है डिस्ट्रक्टर्स आएंगे। उनको सिंपल एक एग्जांपल रखा है कि इसमें एक करेक्ट होगा, बाकी इनकरेक्ट ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह एक इसके सर रूब्रिक जी सर रूब्रिक रूब्रिक थोड़ा समझाइए। रूब्रिक किथे आते सर इतने ना है तो मतलब त हिकिड़ो त रूब्रिक्स बेसिकली छा के चवंदा आहियां सर। रूब्रिक ॾिसो, मां पहिरियां बि चयो न, रूब्रिक इज़ यूज़ फॉर द मार्किंग द एसे। मां हाणे ॾिसो एसे असां हिकिड़ो लिखूं था 10 मार्कुनि जो, 15 जो आहे। क्लियर? हाणे उहा मार्किंग असां 15 मार्कूं कीअं ॾियूं हुनखे? So for that purpose, the tool is used for the marking purpose. That is actually called the rubric. हाणे हिकिड़ी असाइनमेंट ॿार खे तव्हां ॾिनी आहे 20 मार्कनि जी। हाणे मोस्टली त असां छा कंदा आहियूं, विदाउट रुब्रिक असां हुनखे भई चेक करे 20 मां 15 मार्कूं 18 मार्कूं, भई ऑन वॉट बेसिस यू हैव असाइन 20 और 15 मार्क्स। सो देयर शुड बी अ क्राइटेरिया। सो क्राइटेरिया या मार्किंग क्राइटेरिया जिसको हम कहते हैं, तो वो कहाँ पे होता है? वो दैट इज एक्चुअली अ टूल दैट इज यूज एज अ रूब्रिक, उसको हम रूब्रिक कहते हैं। इसी तरह ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तो ऐसे आपके 10 मार्क्स के 15 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, तो ये 10-15 मार्क्स की आप डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह करेंगे? ठीक है, ये आपके लास्ट सेशन में होगा, नहीं तो फिर मैं आपको कल जो है इसको आपके रूब्रिक्स दिखा दूंगा कि किस तरह के रूब्रिक्स हैं। एट द एंड ऑफ दिस सेशन में आपको दिखा देता हूँ कि रूब्रिक्स क्या हैं और किस तरह डेवलप किए जाते हैं। जैसे सिंपल आप प्रेजेंटेशन देते हैं, तो प्रेजेंटेशन अब उसकी 10 मार्क्स हैं आपके यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वहाँ दे दो। हम तो क्या करते हैं, बस भाई इसने दे दी, अच्छी है माशाल्लाह, आप दे दो मार्क्स, इसको 8 मार्क्स दे दो। मगर नहीं, देयर शुड बी अ मार्किंग क्राइटेरिया कि आप 10 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, कि इसको एक जो है हम इनकी प्रेजेंटेशन में देंगे, इनके लुक पे देंगे, सेकंड थिंग इसके कंटेंट के ऊपर देंगे, थर्ड चीज़ इसके डिलीवरी पे देंगे, फोर्थ वन इसके आई कांटेक्ट पे मार्क देंगे, एक मार्क इसके जो बॉडी लैंग्वेज या जो है वो उसके ऊपर देंगे, 6 जो है हम इनके जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह इसके ऊपर आप देंगे। तो ये क्या करें, आप एक कंप्लीट लिस्ट बनाकर जो आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं और आप चाहते हैं 10 मार्क्स में हम जो है इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप एक चीज़ पे तो नहीं दे सकेंगे, नहीं उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी बनी हुई है तो 10 मार्क्स दे दे, नहीं। जो प्रेजेंटेशन उसने बनाई हुई है, प्रेजेंटेशन के अंदर जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी मार्क्स आपने 2-3 रख दी हैं, तो ये क्या है, असल में एक क्राइटेरिया सेट करा है। सो दैट क्राइटेरिया इज एक्चुअली डेवलप इन बाय यूजिंग द रूब्रिक। उस टूल को हम कहते हैं रूब्रिक। ठीक है, ये डिफरेंट पर्पस के लिए, असाइनमेंट कोर्सेज करने के लिए, या क्वेश्चन जो लॉन्ग कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आपके आते हैं, तो इनको असेस करने के लिए जो हम मार्किंग क्राइटेरिया टूल यूज़ करते हैं, दैट वन इज एक्चुअली कॉल्ड द रूब्रिक। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें हमारे पास आ जाती हैं। सो इसके बाद स्टैंडर्ड स्टेम मस्ट भी क्लियर होनी चाहिए। कुछ आपके जो है वो एक एग्जांपल्स हम दे रहे हैं कि स्टेम जो आप लिखें वो क्लियर लिखें हैं, बच्चों को कोई कंफ्यूजन ना हो। एक्सक्यूज जी जी सर, स्टेम सर थोड़ा रिपीट कजो। जी सर स्टिमुलस कहती। देखें, अब स्टिमुलस आपने कभी भी कहीं पे भी पढ़ा हो, आप या क्वेश्चन पेपर कभी आपने एप्टीट्यूड टेस्ट दिया हुआ, तो वहाँ पे टॉप पे एक पैराग्राफ देते हैं, सिचुएशन बच्चों को देते हैं जो लिखा होता है, या तो पैराग्राफ फॉर्म में होते हैं या कोई स्टोरी होती है। मोस्टली आप देखें जो जीआरई वगैरह टाइप क्वेश्चन, तो वो कोई स्टोरी दे देते हैं, उस स्टोरी में से फिर जो है वो डिफरेंट जो है क्वेश्चंस निकालते हैं एमसीक्यूज कि इसमें भाई राहिला का रोल क्या था, राहिला किसकी बहन थी, वगैरह वगैरह। तो फॉर एग्जाम्पल एक स्टोरी के अंदर तो वो पार्ट जो लिखी हुई है स्टोरी टॉप पे, कोई सिचुएशन लिखी हुई है, कोई एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। मोस्टली आप देखें आईबीएस अगर जैसे यूनिवर्सिटी लेती है, तो पहले ऊपर टॉप एक बड़ा पैराग्राफ देती है, एक हाफ पेज का पैराग्राफ होता है, तो वो एक स्टिमुलस पार्ट आता है। फिर उन्हीं में से फिर 5-6 आपके पास एमसीक्यूज निकालते हैं, उन पैराग्राफ को पढ़ेंगे, स्टिमुलस को पढ़ेंगे, फिर उसको पढ़कर फिर आप जो है एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। सो दैट पार्ट इज कॉल्ड स्टिमुलस। एंड स्टेम क्या होगी, वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी, वो एक स्टेटमेंट होगी जो आपकी करेक्ट होनी चाहिए, मतलब कि आपके वो उस स्टिमुलस में से निकाले। सम टाइम स्टिमुलस की ज़रूरत नहीं होती। मोस्टली आप देखें डायरेक्टली आपके पास जैसे बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, तो वहाँ पे स्टेम की नहीं होते, वहाँ पे डायरेक्टली आपके पास एमसीक्यूज आ जाते हैं। मगर आप चले जाएंगे जीआरई में, तो वहाँ पे आपके पास हर प्रॉब्लम के साथ पहले ऊपर स्टिमुलस देते हैं, या आपके मेडिकल जो टेस्ट वगैरह होती हैं, तो उनमें भी काफ़ी सारे
एग्जांपल्स होते हैं, वहाँ पे पिक्चर्स दी होती है कि भाई अब ये है, अब इसमें बताएं एमसीक्यू स्टेटमेंट लिखी होगी, अब पिक्चर्स को देखकर जो है वहाँ पे आप उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, उस सवाल को जवाब देंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ एग्जांपल 1 लीटर ऑफ वाटर एट 20 सेंटीग्रेड मिक्स विद 1 लीटर ऑफ द वाटर एट 60 डिग्री। तो ये एक स्टिमुलस है। अब बच्चा इसको पढ़कर एक स्टेटमेंट, अब यहाँ पर नीचे सवाल दिया हुआ है कि द टेम्परेचर विल बी मिक्सचर विल बी द, ठीक है, मिक्स ऑफ द मिक्सचर विल बी कितना होगा, तो वहाँ पे लिखा हुआ है टोटल कि 20 से लेके 60 तक है Subscribe to my स्टेटमेंट channel में। तो बच्चा and यहाँ पे also जाके press पढ़ेगा। this अब bell ये icon. जो रिस्पॉन्सेज भी होंगे वो उन्हीं में से आपके जो स्टिमुलस होंगे वहीं पे होंगे। तो ये बिटवीन 20 to 60 सेंटीग्रेड होंगे, ठीक है। तो इसी तरह जैसे कायदे का एक पैराग्राफ दे दिया उसने, फिर आप उससे क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई वेयर कायदे सर आईपी के टेस्ट में भी ये पैराग्राफ था स्टिमुलस। जी गुड, ठीक है। तो उसमें लिखा जाता है कि जी 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 सर ये स्टिमुलस बनाते वक्त सर आईबी में जो टेस्ट पेपर दिया था इन्होंने हमें, तो उसमें टाइम ड्यूरेशन का बिल्कुल ख्याल नहीं, बहुत हाँ ये अलग चीज़ लंबा है। हाँ ये चीज़ है कि उसमें 1 घंटा 2 घंटा उसको पढ़ने में भी लग जाते हैं। एनीवे और इतना बड़ा ऐसे देते हैं, जैसे आईबीए की हेडमास्टर्स की टेस्ट थी, इसमें भी काफ़ी सारे उन लोगों ने जो पेपर शेयर किए थे, तो काफ़ी बहुत बड़ा ऐसे था, एक फुल पेज का ऐसे, और हैवी वर्ड्स उनमें से 5-10 उसको ही पढ़ने में तकरीबन आपको आधा घंटा रिक्वायर्ड था, उसको समझने में और फिर उसके एमसीक्यू हल करने में। बहरहाल ये हमारे पास छोटे बच्चों के लिए आते हैं, छोटी सी पिक्चर दिखा के कोई ऐसे, कोई आपके बुक्स में भी आए ऐसी कोई चीज़ें हैं, तो बस ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि स्टिमुलस क्या है और इसके स्टेम किस तरह होता है, ये एमसीक्यूज का। अच्छा, इसके अलावा आप जो है राइटिंग एन एटम होता है, तो राइटिंग एन एटम, जी जी प्लीज वॉइस को अनम्यूट कर दें जी। चलें, इसमें राइटिंग एन एटम में आप चूज करें पहले स्पेसिफिक एसएलओ फॉर एमसीक्यूज। जब आप भी एटम लिखें तो मैंने भी कहा था आपको पहले आप एसएलओ सेलेक्ट करें एमसीक्यूज बनाने के लिए, कोई भी टेस्ट एटम बनाने के लिए, चाहे वो आपका ईआरक्यू हो, सीआरक्यू हो या आरआरक्यू हो, तो जो भी बनाना चाहें पहले एसएलओ को सिलेक्ट करें, फिर उसकी स्टेम लिखें आप, स्टेम मतलब कि जो कोई प्रॉब्लम है आपकी स्टेटमेंट है वो लिखें, फिर उसके करेक्ट आंसर लिखें की क्या होगी, फिर उसके लिखें डिस्ट्रक्टर्स कि इसके अंदर जो है वो अल्टरनेट आपके जो इनकरेक्ट ऑप्शंस को यहाँ होंगे वो भी इसके साथ मैच हो। तो कॉमन मिसकंसेप्शन क्या है, एरर दैट कुड बी मेड, फॉर एग्जांपल वहाँ पे सिमिलर इन स्टाइल लेंथ। तो अब देखें इसके अंदर मैंने कहा कि आप कोशिश करें कि जो एमसीक्यूज बना रहे हो तो जितने ऑप्शंस हैं तो उनके अंदर वही कंसिस्टेंसी हो, 4 तो 4 ही होने चाहिए, ठीक है। उनकी लेंथ एक जितनी हो, को ऐसे ना हो कि एक कोई एटम आप बिल्कुल 3 वर्ड्स का हो, बाकी जो है आपके पूरे पैराग्राफ का एक प्रॉब्लम हो, तो इस तरह भी ना हो। काफ़ी सारे इसके अंदर इश्यूज आते हैं, वो उसके लिए गाइडलाइंस हैं आपके लिए, तो वो गाइडलाइंस भी हम देख लें। तो ये इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लें इसको, जो आपको असाइनमेंट सबमिट करनी होगी वहाँ पे भी। तो इसी तरह आप एमसीक्यूज, सीआरक्यू और ईआरक्यू, एमसीक्यूज का तो मैं बता रहा हूँ आपको कि एमसीक्यूज आप किस तरह बनाते हैं, इसके स्टेम वगैरह। तो आप क्या लिखेंगे, पहले एसएलओ लिखेंगे यहाँ पे टॉप पे। जब आप ये बनाने बैठेंगे तो आप लोग बनाकर फिर ये आप अपलोड करेंगे असाइनमेंट के अंदर, उसके अंदर एमसीक्यूज होंगे, 3-4 एमसीक्यूज बनाएंगे और 3-4 जो है आप 3 आप जो है सीआरक्यू क्वेश्चंस बनाएंगे और इसी तरह 3 जो है आप ईआरक्यू क्वेश्चंस बनाएंगे। फिर ये बनाकर फिर एक कंप्लीट आप क्वेश्चन पेपर भी उसके साथ अटैच कर लेंगे, जो सारी ये चीज़ें आप एक कंप्लीट क्वेश्चन पेपर आप कोशिश करें बना लें। मगर जो 3-3 होंगे वो इस फॉर्मेट में होंगे, बाकी क्वेश्चन पेपर आप जैसे बनाते हैं हम लोग वैसे बनाएंगे, उसके अंदर 3 एमसीक्यूज, 3 सीआरक्यू, 3 ईआरक्यूज होने चाहिए। ये आपके असाइनमेंट है, ये आप लोग वहाँ पे अपलोड करेंगे। अच्छा, सीआरक्यू ईआरक्यू किस तरह बनाएंगे, तो पहले उसके लिए आप एसएलओ राइट करेंगे कि यहाँ पे एसएलओ लिख दें, ठीक है। अगर उसकी स्टिमुलस है, आप सोचते हैं कि वहाँ पे होनी चाहिए तो वहाँ पे लिखें, अगर नहीं है तो उसको छोड़ दें, ठीक है। अगर एटम नंबर लिख दें कि कौन सा एटम नंबर होगा, एटम नंबर 1, एटम नंबर 2, एटम नंबर 3, इस जितने बना रहे हैं आप एमसीक्यूज के 3 एटम है तो सीक्वेंस लिख दें। कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखनी तो ठीक है, नहीं छोड़ दें। ईच एटम शुड हैव अ यूनिक नंबर, तो राइट है, अगर कोई यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो लिख दें। उसकी आंसर की यहाँ पे लिख दें कि कौन सा सही है इसके अंदर। इसके अलावा ब्लूम की कैटेगरी कौन सी होगी इसके अंदर, कि ये जो एसएलओ है या ये जो एमसीक्यूज है ये असल में नॉलेज के लिए बनाया गया है, बच्चों के नॉलेज को असेस करने के लिए,
ये एमसीक्यू जो है वो अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, एप्लीकेशन के हवाले से वगैरह वगैरह, तो वो लिख दें। ये किस यूनिट में से निकाला गया है, किस मतलब चैप्टर में से, किस जो है वो लेसन में से है, तो वो एक्सरसाइज नंबर आप लिख दें। जो भी लिखना चाहते हैं तो वो लिख दें। एटम राइटर का नाम लिख दें कि कौन बनाएगा, तो वो वहाँ पे आप अपना नाम लिख दें। तो ये शीट मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने थोड़ी प्रेजेंटेशन में आगे पीछे होगी तो कोई इशू नहीं है। तो ये सारी आपको फिल करके वहाँ पे अपलोड करनी है वहाँ पे, ठीक है। तो पहले आप SLO सेलेक्ट करेंगे, चाहे वो कैरिकुलम से करें या आपके बुक्स में भी गिवन है तो वहाँ से भी आप लोग इसको कर सकते हैं। जस्ट सेलेक्ट योर SLO, उसका आप स्टिमुलस लिखें, उसको एटम नंबर दें और नीचे यहाँ पे क्वेश्चन लिख दें। यहाँ पे टाइप आप जो है कंप्लीट एटम लिख दें कि कौन कौन से एटम, फुल उसके MCQs, उसके ऑप्शंस, उसके करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कैटेगरी कौन सी होगी, डिफ़िकल्टी लेवल आप उसको आइडेंटिफाई कर लें कि ये इजी होगा, मॉडरेट होगा या डिफ़िकल्ट होगा। जी जी, तो ये भी अगर करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना जी सर आप बस एग्जांपल के जरिए आप समझा देंगे तो जी हमारे जी लिए आसानी हो जाएगी। समझाता हूँ। जी 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 Thanks. जी जी, मैं जस्ट ये फॉर्मेट आपको समझा रहा हूँ कि आप समझ जाएं, ठीक है। अब इसमें आप हम आते हैं, Thank you. एक सिंपल हम चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं इसको। ये कुछ गाइडलाइंस हैं आप लोगों के लिए जो हम कहते हैं कि कंस्ट्रक्ट ईच एटम टू असेस सिंगल स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। तो जब भी हम इसको बनाएंगे तो SLOs को, तो एटम दैट आर नॉट रिटन विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इन माइंड ऑफन एंड विद मेजरिंग लोअर लेवल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें हैं कि वेदर आपका SLO जो है वो या प्लस में जो आपके MCQs हैं वो सही है। कुछ गाइडलाइंस मैं आपको दे देता हूँ। देखिए, एक क्वेश्चन आपके पास आता है कि इफ़ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर, ये स्टेम कहलाया जाता है, एंड विड्थ इज 3 सेंटीमीटर, देन इट्स पेरीमीटर विल बी। अब देखें इस क्वेश्चन में मुझे गलती बताएं कि क्या चीज़ होगी। तो इसमें देखें 0.5 मीटर, 0.11 मीटर, 0.22 मीटर, 0.24 मीटर। तो इसको हम क्या करेंगे, क्या चीज़ इसमें गलत है? जी भाईजान। सर यूनिट चेंज है, वो सेंटीमीटर में गिवन है, मीटर में आंसर सेंटीमीटर है या मीटर? वेरी गुड वेरी गुड, सही सही, थैंक यू। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो देखें ये आप डिस्ट्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे आपका मकसद यहाँ पे सिर्फ लेंथ मालूम करवाना है बच्चे इसकी, ना कि आपको यहाँ पे आप दो चीज़ें चेक करें। एक तो बच्चे की ये भी चेक करें कि एक तो आप कन्वर्जन करवा रहे हैं इसकी, दूसरी चीज़ आप इसका पर्पस क्या था एग्जाम। तो ऐसा ना हो कि सिंपल आप बच्चों से इस तरह, इतना टाइम नहीं होता बच्चों के पास फॉर्म, इसको आप जब लेंथ मेजर करवाएं तो क्वेश्चन भी वही यूनिट नीचे होने चाहिए, तो ये अनडिजायरेबल होगा। तो कोशिश करें अगर डिजायरेबल में इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ इज 3 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द पेरीमीटर। तो ये बच्चे के लिए अब इजी। अब यहाँ पे मकसद क्लियर है कि हमें सिर्फ पैरामीटर की मेजरमेंट करनी है, ना कि हमें कन्वर्जन करनी है यूनिट्स की। तो इस तरह के आपके होने चाहिए। उसके बाद पुट द सेंट्रल आइडिया इन द स्टेम। आप कोशिश करें स्टेम जो आपने बनाई है वो उसके अंदर मेन आपकी क्लियर होनी चाहिए आपकी कि किस तरह का क्वेश्चन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स हैं, तो अब ये प्लांट्स क्या हैं, ये कोई क्लियर ही नहीं है कि प्लांट्स व्हाट आर मल्टी सेल्यूलर, आर कंटेन क्लोरोफाइल, नीड वाटर टू ग्रो, आर फॉर्म। तो स्टेम आपकी यहाँ पे क्लियर नहीं है, यहाँ पे सेंट्रल उसमें कुछ भी क्लियर नहीं। अब यहाँ पे ये हो सकता है कि प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल बिकॉज तो अब बच्चे इजीली वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि मल्टी सेल्यूलर हैं इस वजह से, क्लोरोफाइल रखते हैं इसकी वजह से, या नीड्स वाटर टू ग्रो, या आर फाउंड। तो ये देखें डिजायरेबल, तो आपका स्टेम मस्ट बी क्लियर। तो यहाँ पे फोकस आपका स्टेम के अंदर हो, ऐसी स्टेटमेंट ना हो जाए बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, परेशान हो जाएं। तो ये एक इस तरह के एक्सप्रेस एटम एज अ प्रिसाइजली, क्लियरली एंड सिंपली। आप कोशिश करें बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में दें, ऐसे ना को इतनी एम्बिग्यूटी, इतनी बड़ी आप स्टोरी दे दें बच्चा खुद कंफ्यूज हो जाए। जैसे ये लिखा हुआ है कि प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर and dissolve in mineral salt from the soil to make glucose, since they are able to make their own food and do not depend on the animal for food they are। तो देखें कितना बड़ा है, इसमें मुझे भी समझ में नहीं आया कि क्या पूछना चाहता है मुझसे। मैं इसको पढ़कर सॉल्व करने बार बार इसको पढ़ूं फिर जाए। सो इसमें सिंपल आप बनाएं, प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, हेयर दे कैन एक्ट एज क्या करेंगे प्रोड्यूसर प्राइमरी। तो ये डिजायरेबल आपका सिंपल आपका एमसीक्यूज हो गया। सो जस्ट लाइक
तो इस तरह हम कर सकते हैं, इंक्लूड ऑल द क्वालिफिकेशन नेसेसरी टू प्रोवाइड अ रीजनेबल बेसिस फॉर द रिस्पॉन्डिंग। जैसे ये कह रहा है कि इसमें देखें, फेयर ऑफ वन पैसेंजर फ्रॉम पेशावर टू इस्लामाबाद इज 190, हाउ मच फेयर विल बी ऑफ 8 पैसेंजर इन RS। अब देखें यहाँ पे जो है आपके पास अब ये क्लियर नहीं है कि यहाँ पे 8 190 क्या चीज़ है। यहाँ पे इसने लास्ट में लिख दिया है कि RS। तो देखें अब इसमें द फेयर ऑफ वन पैसेंजर जो किराया है फ्रॉम पेशावर टू इस्लामाबाद इज RS 190, हाउ मच फेयर विल बी फॉर द 8 पैसेंजर, क्या हो कितना होगा। तो ये इस तरह की आपकी क्लियर होनी चाहिए पर्पस आपके। देयर शुड ओनली बी वन की राइट आंसर्स, ठीक। इसको आप देखेंगे तो वहाँ पे जो है एक ही होनी चाहिए। जैसे काफ़ी सारे ऐसे कहते हैं कि जूलॉजी ऑफ एनिमल स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी। तो देखें इसमें काफ़ी सारी जो हैं वो स्टडी ऑफ एनिमल्स को किस में लेके जाएंगे, बायो में भी ले जा सकते हैं आप, जूलॉजी में भी ले सकते हैं इसको। इसके अलावा आप और बहुत सारी यहाँ पे मतलब कि आपके ऑप्शन सेम लग रहे हैं। तो ऐसे नहीं हो, सिर्फ एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, बाकी उसके साथ ऑफ कोर्स आप जैसे स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी, बॉटनी, सोशियोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे डायरेक्टली जूलॉजी जो है वो आपके पास जो है, या बॉटनी, कौन सा ऑप्शन सही है इसका जी? सर बॉटनी, जूलॉजी, सॉरी चलें ठीक है, ठीक। इसके अलावा आप देखें इस MCQ जब बनाएं तो इसमें अवॉइड करें जार्गन एंड टेक्स्ट बुक्स लैंग्वेज। आप कोशिश करें ये अवॉइड करें। इट्स नॉट एसेंशियल टू यूज टेक्निकल टर्म्स इन की एरियाज। अब वो जैसे फॉर एग्जांपल आप यूज करें पर्सन सिटिंग इन अ मूविंग बस फॉल्स फॉरवर्ड व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड सडनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, ग्रेविटी, इनर्शिया, एयर रेजिस्टेंस। सो अवॉइड इस तरह के जो है डिस्पाइट द फैक्ट एग्जांपल टेक्निकली करेक्ट, तो ये कर सकते हैं। प्लस में आप कोशिश करें कि अवॉइड यूजिंग नेगेटिव इन द स्टेम। आप मोस्टली कोशिश करें कि आप नॉट नहीं लगाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब इनमें से प्राइम नंबर कौन सा नहीं है, तो ये भी हो सकता है। सो या आप इस कोशिश करें नॉट ना लगाएं, उसकी जगह पे आप एक्सेप्ट जो है वो लगा सकते हैं कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स एक्सेप्ट के सब के हैं, बाकी इसके अलावा कौन सा नहीं है। तो वो इस तरह के आप कोशिश करें यूज़ कर सकें। अवॉइड इरेलेवेंट क्लूज, आप जो है वो इरेलेवेंट क्लूज ना दें। जैसे अली इज़ अ गुड बॉय, अली इज़ अ गुड बॉय, ठीक है। तो ये राइट ऑप्शन। तो ये बहुत सारे आपके पास एग्जांपल्स आ जाते हैं जो आपके आप देखें इसमें ठीक है। माइस को म्यूट कर दें प्लीज, माइस को म्यूट कर दें जी। इसमें आप देखें कि ये कह रहा है कि अली इज़ अ गुड बॉय अनडिजायरेबल में इन द अबो स्टेटमेंट गुड इज़ अ डिस्क्राइबिंग नेमिंग एक्शन वर्ड ज्वाइनिंग वर्ड। तो ये सारी चीज़ें ऐसी ना हो कि जहाँ पे आपके इरेलेवेंट क्लूज हों, आप बिल्कुल उनके साथ मैच ही नहीं हो रहे हैं, तो वो इस तरह के ना होने चाहिए। तो MCQs में ये भी कोशिश करें। उसके अलावा बहुत सारी और आपके पास ये डॉक्यूमेंट आपके मैनुअल में भी चीज़ें हैं तो आप पढ़ सकते हैं। की ऑप्शन इज होमोजीनियस कंटेंट, ठीक है। अब इसमें देखें कि आप होमोजीनियस मतलब एक जैसे ऑप्शंस होने चाहिए। आप देखें 1.5 1.25 जब ये डेसिमल में आ रहा है तो या सॉरी इसमें आपके पास जो की ऑप्शंस होने चाहिए वो भी होमोजेनियस फॉर्म में होने चाहिए। होमोजेनियस में के सेम फॉर्म में होने चाहिए, चाहे वो आपके जैसे 1.5 1 प्लस 1.25 तो ये सारे आपके फ्रैक्शन पे आ रहे हैं, डेसिमल में आ रहे हैं, तो आपके ऑप्शंस भी जो सारे होने चाहिए वो भी सारे के सारे आपके जो हैं वो इसी ऑप्शंस में आने चाहिए। अब इसमें 1.5 ये देखें डिज़ायरेबल में सारे जितने भी ऑप्शंस हैं आपके उसी पैटर्न में आपके पास आ रहे हैं, मतलब कि उसी होमोजेनियस स्ट्रक्चर में आ रहे हैं, होमोजेनियस फॉर्म में हैं। तो हमें भी इस तरह कोशिश करें कि ये करें। इस तरह नहीं कि आप जो है वो होल नंबर्स में दे दें और क्वेश्चन आपका जो है वो डेसिमल्स में है वगैरह। तो ये सारी चीज़ें कोशिश करें। कीप अल्टरनेटिव यहाँ पे अवॉइड अल्टरनेटिव्स। तो बहुत सारी और भी आपके पास ये मैनुअल में चीज़ें होंगी, आप इसको स्टडी कर सकते हैं फर्दर कि MCQs किस तरह डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी आपको करनी है इस हवाले से भी। सो
यहाँ पे कुछ जो है वर्कशीट नंबर 5.1 है, लर्निंग आउटकम्स एंड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सो इसको आप रीड कीजिएगा एक्सरसाइज को। इसके अलावा आपको एक और वर्कशीट प्रिपेयर करनी है, SLOs आइडेंटिफाई करने हैं और इसके सामने उनके बनाने हैं कि इसके MCQs बनेगा, इसका CRQ बनेगा, ERQ बनेगा। तो 5 SLOs आपको आइडेंटिफाई करने हैं, डिफरेंट 5 SLOs। उसके बाद आप आइडेंटिफाई कर लें कि इसके अंदर MCQs इसका बनेगा या CRQ बना रहे हैं या ERQs बनेंगे, ठीक है। तो वो जब आप MCQ, CRQ और ERQs का टी ब्रेक के बाद आप जो है डिस्कस करेंगे ये चीज़ें कि CRQs किस तरह बनाए जाते हैं और ERQs किस तरह बनाए जाते हैं। तो MCQs के लिए ये 5 SLOs, उनके MCQs क्या बनेंगे वो आप आइडेंटिफाई कर लीजिएगा। तो ये हम क्लियर कर लेंगे इसको भी, ठीक है जी। सो ये हमारे आज के था डे के बारे में, दैट्स ऑल अबाउट के आज हमने कोशिश की कि हम पढ़ सकें अबाउट द टेस्ट डेवलपमेंट।